नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय समितियां देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सीधा विषय पर आएं, तो संसद का काम बहुत विशाल है। बिल्कुल। मतलब हमारी संसद में 543 सांसद हैं। अब क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है कि 543 लोग एक साथ एक कमरे में बैठें, कैलकुलेटर निकालें और बजट के एक एक रुपए का हिसाब चेक करें? अरे वो तो एकदम अराजक स्थिति हो जाएगी ना। 543 लोग तो शायद यही तय न कर पाए कि बात शुरू कहां से करनी है। सही कहा। काम सिर्फ विशाल ही नहीं है, बल्कि बहुत तकनीकी भी है। बजट के आंकड़े हों या रक्षा सौदे, पूरा सदन एक साथ बैठकर विश्लेषण नहीं कर सकता। और इसीलिए इस जटिल काम को आसान बनाने के लिए संसदीय समितियों का निर्माण किया जाता है। तो इसको अगर मैं एक साधारण स्कूल के उदाहरण से समझूं? हाँ, बताइए। जैसे कोई बड़ा स्कूल है जहां प्रिंसिपल सारा काम अकेले खुद नहीं संभाल सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो खेलकूद के लिए अलग टीम बना देता है, अनुशासन के लिए अलग मॉनिटर बना देता है, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। एकदम सटीक तुलना है। तो इसी तरह संविधान के अनुसार हमारी संसद में मुख्य रूप से 2 प्रकार की समितियां होती हैं। अच्छा। पहली है स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमिटीज, जो हर साल बनती हैं, और दूसरी है तदर्थ या एडहॉक कमिटीज। तदर्थ मतलब जो किसी विशेष जरूरत पर बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही वो विशेष काम पूरा होता है, उन्हें भंग कर दिया जाता है। अच्छा, एक डाउट है यहाँ पर। परीक्षा में अक्सर एक सवाल आता है इनके गठन को लेकर, और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें फंस जाते हैं। हाँ, मुझे पता है आप किस ट्रैप की बात कर रहे हैं। मतलब जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर की समिति की बात आती है, तो सीधा दिमाग राष्ट्रपति पर जाता है। इन सभी संसदीय समितियों का गठन लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। बिल्कुल नहीं। ये कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, बल्कि विधायिका के घर के अंदर की व्यवस्थाएं हैं। तो स्पीकर ही वो प्रिंसिपल है जो ये विशेष टीमें बनाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के लिए। और स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल ठीक 1 वर्ष का होता है। 1 साल बाद ये फिर से नए सदस्यों के साथ बनती हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब सीधा उन समितियों पर चलते हैं जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। मतलब हमारी वित्तीय समितियां। हाँ बिल्कुल, जो देश के पैसे और बजट पर नजर रखती हैं। तो वित्तीय समितियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली और सबसे बड़ी है प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमिटी। सबसे बड़ी का मतलब इसमें सदस्य सबसे ज्यादा होते हैं? हाँ, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। और सबसे जरूरी बात जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो क्या है? इसके सभी 30 सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। अरे, तो मतलब राज्यसभा को खजाने के मामले से पूरी तरह बाहर कर दिया। हाँ, क्योंकि इसका काम है सरकार के बजट में अनुमानित खर्च की जांच करना, ताकि कोई घोटाला या फिजूल खर्ची न हो सके। और चूंकि बजट या धन विधेयक पर मुख्य अधिकार लोकसभा का ही है, इसलिए सदस्य भी वहीं के होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो दूसरी वित्तीय समिति कौन सी है? दूसरी है लोक लेखा समिति, जिसे हम पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहते हैं। इसका एक बहुत पुराना ऐतिहासिक आधार है। इसका गठन तो शायद बहुत पहले हुआ था ना, 1921 में। हाँ बिल्कुल, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत पहली बार बनी थी। ये वर्ष और अधिनियम सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी रोचक लगती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये तो ऐसा हुआ कि आप अपने खर्चों का हिसाब चेक करने की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े आलोचक को दे रहे हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब कोई भी सरकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? देखो, यही तो हमारे लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस की खूबसूरती है। वो कैसे? इस समिति का मुख्य काम है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। कैग जो ये देखता है कि सरकार ने पैसा सही जगह खर्च किया या नहीं। बिल्कुल। अब अगर कैग की रिपोर्ट की जांच करने वाली समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का ही कोई नेता होगा, तो वो तो अपनी सरकार की गलतियों को दबा देगा। एकदम सही। इसीलिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि वो सरकार की जवाबदेही तय कर सके। कमाल की व्यवस्था है। और तीसरी वित्तीय समिति कौन सी है? तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका गठन 1964 में हुआ था।
इसमें भी 22 सदस्य ही होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। हाँ, संरचना एकदम पीएससी जैसी ही है, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है। क्या काम है इसका? ये सरकारी कंपनियों जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल, इनके कामकाज और मुनाफे की जांच करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई पैसों से जुड़ी समितियां। इसके अलावा जो रोजमर्रा के प्रशासनिक काम होते हैं, उनके लिए कौन सी समितियां हैं? उसके लिए हमारी अन्य प्रमुख स्थायी समितियां काम करती हैं। सबसे पहले आती हैं विभागीय समितियां। ये कितनी होती हैं? वर्तमान में कुल 24 विभागीय समितियां हैं और हर एक में 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। सही कहा। इनका काम अलग अलग मंत्रालयों के बजट और उनके कामों की जांच करना होता है, वो भी बिना किसी कैमरे या मीडिया के। और इसके अलावा एक जांच समिति भी होती है ना? हाँ, जो विशेषाधिकार उल्लंघन या संसदों की विशेष शिकायतों की जांच करती है। एक छानबीन समिति भी होती है, उसका क्या काम है? छानबीन समिति का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पास किए गए विधेयकों की बारीकी से जांच करती है। ताकि वो संविधान के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये समिति किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती मिलने से पहले ही संसद के भीतर एक सुरक्षा कवच या फिल्टर का काम करती है। मतलब जुडिशियल रिव्यू की नौबत आने से पहले ही घर के अंदर गलतियां सुधार लेना। एकदम सही। इसके अलावा एक सदन समिति और एक सेवा समिति भी होती है। सेवा समिति वही जो सांसदों के आवास, भोजन और यात्रा वगैरह का प्रबंधन करती है। हाँ, जो हमारे 543 सदस्य हैं उनके लिए पुस्तकालय और बाकी सुविधाओं का ध्यान रखती है। तो ये तो हो गए नियमित काम। लेकिन अगर देश में अचानक कोई भारी विवाद हो जाए या कोई नया संकट आ जाए, तब क्या होता है? तब संकट प्रबंधन के लिए हमारी तदर्थ या एड हॉक समितियां सामने आती हैं। ये मई है वही जो काम पूरा होते ही भंग कर दी जाती हैं। हाँ, आमतौर पर 3 से 5 महीने का समय मिलता है इन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। इसमें प्रवर समिति के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति तब बनती है जब किसी नए विधेयक या बिल को लेकर संसद में भारी हंगामा हो जाए। और अगर किसी घोटाले की बात हो तो? जब देश में कोई बड़ा घोटाला सामने आए, जैसे ऐतिहासिक रूप से बोफोर्स या राफेल के मामले आए थे। हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एग्जाम के नजरिए से ऐतिहासिक उदाहरण ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अति विशिष्ट और गंभीर मामलों के लिए विशिष्ट मामलों की जांच समिति का गठन होता है। अच्छा, इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है अगर ये अलग अलग सदनों में बने तो? अगर मामला एक ही सदन का है तो उसी सदन के 30 सदस्य होते हैं। और अगर संयुक्त बने तो? 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है मेरे पास। अच्छा, क्या है वो? प्रवर समिति हमेशा कानून या विधेयक की जांच करती है, जबकि विशिष्ट मामलों की समिति बड़े घोटालों की जांच करती है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है एग्जाम में ऑप्शंस छांटने के लिए। तो चलिए एपिसोड खत्म करने से पहले क्विक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, सीधे पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्नों के हिसाब से देखते हैं। पहला सवाल, कौन सी समिति केवल लोकसभा द्वारा चुनी जाती है? प्राक्कलन समिति। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति या पीएससी। और समितियों के मुख्य प्रकार कितने हैं? केवल 2 प्रकार, स्थायी और तदर्थ। एक आखिरी चीज, क्या इन समितियों की रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी होती है? बिल्कुल नहीं, ये केवल सलाहकार या एडवाइजरी होती है। सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो एग्जाम हॉल के दबाव में स्टूडेंट्स को ये ट्रिक्स याद रखनी चाहिए कि कैसे कीवर्ड से एलिमिनेशन करना है। हाँ, ऑप्शंस छांटने में ये फैक्ट्स बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने संसदीय समितियों को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।